रेखा ने हमेशा से ही जिंदगी में ऊंची उड़ान भरना चाहा। रेखा एक सुंदर, सुशील, संस्कारी ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और मैच्योर लड़की थी। बचपन से ही मम्मी की लाडली रही थी। मम्मी के दिखाए हुए सपनों को ऊंचाई देने के लिए रेखा निकल चुकी थी। पढ़ने में हमेशा से होशियार रेखा क्लास में हमेशा अव्वल आती। मम्मी का सपना था कि रेखा बड़ी अफसर बने। रेखा एक संयुक्त परिवार में रहती थी, फिर भी सब चाचाओं के घर बगल बगल में चिपक कर थे। रेखा के पापा भाइयों में सबसे बड़े थे, बाकी उन्हें दो छोटे भाई थे। जब सबके घर बस गए तब दादाजी ने भी सभी बेटों के घर अलग अलग करके बनवा दिए, ताकि आगे चलकर यही बेटे आपस में लड़े झगड़े नहीं और जग हंसाई का मुद्दा ना बने। दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनकी कमी दादी जी ने पूरी कर रखी है। दादी जी तीन बेटों के घर रहती, उनका मन जहाँ करता वो उसी बेटे के घर में खाना खाती। दोनों चाचा को पुत्र प्राप्ति हो चुकी थी और हमारे घर में हम दो लड़कियां थीं, मैं और मेरी प्यारी छोटी बहन रूपा। हम दोनों ही अपने मम्मी की ज़्यादा लाडली थीं। पापा थोड़े सख्त स्वभाव के थे। वे हम दोनों बहनों को बहुत प्यार करते, मगर वो दिखाते नहीं। वो तो दादी हमेशा मम्मी से चिढ़ती और ताना मारती कि मालती, तू एक पोता भी ना दे सकी। मैं तो अशोक का आने वाला कल देखकर घबरा जाती हूँ। क्या होगा मेरे लाडले का जब यह दोनों लड़कियां ब्याह दी जाएंगी? तो बुढ़ापा किसके सहारे काटेगा मेरा यह बेटा? अपनी पत्नी की ही सारी बात मानता है। पता नहीं क्या जादू करके रखी है इसने। मम्मी तो हमेशा दादी को टोक देती, यह कहकर कि माँ जी, अपनी अपनी सोच होती है। अगर इन बेटियों को अच्छी शिक्षा दी जाए ना तो यह सिर इतना ऊंचा कर देंगी, ना कि आप बेटे बेटी में फ़र्क करना ही भूल जाएंगी। माँ जी, आपको बेटी नहीं है ना, तो आप क्या जानो एक बेटी का सुख। अच्छा हुआ आपको बेटी नहीं है। मम्मी की इसी बात का उन्होंने इतना हंगामा मचाया कि पूरे मोहल्ले में उन्हें कलह प्रिय, फसादी और बदतमीज घोषित करवा दिया। पूरे एक महीने दादी जी ने हमारे दहलीज पर कदम नहीं रखा। जब मम्मी ने उनसे माफ़ी मांगी तब जाकर वो वापस आईं। मेरे पापा कस्टम ऑफिसर थे, मम्मी मेरी घरेलू महिला थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं भी अपनी पढ़ाई में बिजी थी। रूपा भी मेरे ही नक्शे कदम पर चल रही थी। दादी हमेशा पापा से कहती कि अब तो इसके लिए कहीं बात चला। अब लड़कियों के हाथ पीले करने की उम्र हो चुके हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इससे ज़्यादा देर मत करियो। जब तक मैं जिंदा हूँ दोनों की नैया पार लगा। अरे अम्मा, कहने सुनने की क्या बात है? जमाना मैं भी तो देख रहा हूँ। अभी मेरी बेटियाँ इतनी बड़ी नहीं हो गई हैं कि आपके सर पर बोझ बन जाए। अभी रेखा 21 साल की है और रूपा सिर्फ 19 की। अरे अम्मा, अभी हरीश भैया की बिटिया भी नहीं ब्याही गई और आपको इनकी चिंता सताए जा रही है। अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस। हाँ हाँ, मुझे तो पता ही था। तू तो उस मालती की बोली बोलता है, वही तो तुझे मेरे खिलाफ दिन रात भरती रहती है। और तिलमिलाकर वो चली गई चाचा के घर। दिन फिर गुजरने लगे और एक कोरोना नामक महामारी पूरी दुनिया को अपने बस में कर चुकी थी। बड़ी सावधानी पूर्वक इस महामारी से जैसे तैसे हम सबके सब निकल रहे थे। धीरे धीरे एयरपोर्ट, स्टेशन, मॉल, सिनेमा घर खुल चुके थे। फिर दस्तक दिया कोरोना का दूसरा वेव। यह तो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक था। ना जाने कैसे मम्मी इसके संक्रमण में आ गई और इस महामारी ने उन्हें हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। हमारी तो सारी दुनिया ही जैसे उजाड़ कर चला गया यह कोरोना। हम सब तो एकदम टूट से गए थे, मगर पापा और रूपा को देखकर ना जाने मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ जाती कि मैं उन्हें हौसला देती, सांत्वना बांधती। धीरे धीरे इस काली रात से हम सब उबरने लगे। उठते बैठते सोते हर वक्त मम्मी की परछाई मुझे हर जगह दिखती। मेरा दिल कचोटता। मेरे तो आंसू ही सूख चुके थे। इन सब से उबरते हुए मैं पूरी तरह बदल चुकी थी।
अब तो मैं पढ़ाई पूरी लगन से करती। रूपा और मैं पापा का पूरा ख्याल रखते। मेरी पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी थी। मेरे कॉलेज में होने वाले इंटरव्यू को पास करके मैं अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप करने लगी। आज पापा ने अनाथालय में मेरी नौकरी लगने की खुशी में मम्मी के नाम से भोज करवाया। एक दिन ऑफिस से आते ही मैंने दादी और पापा की कुछ बातचीत सुनी। अशोक, बस बहुत हो गया। अब तूने इन दोनों को पढ़ाना चाहा, अब रेखा पढ़ चुकी है। अब जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर दे। और अब क्या इसकी कमाई खाएगा? पहले रेखा की शादी कर दे, फिर साल भर बाद रूपा की कर दे। मैंने कुछ रिश्ते पूछे हैं गणेश भैया से। फोटो बायोडेटा भिजवा देती हूँ और पसंद करके देखा देखी कर ले। पापा ने हामी भर दी। दादी ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अब यह तो ससुराल चली जाएगी, बाकी तुम्हारा सब कुछ तो तुम्हारे भाइयों को ही मिलेगा। अगर मेरी बात सुनी होती तो तुम्हारा भी आज एक बेटा होता। मैं सब कुछ सुनकर ऊपर चली गई। थोड़े दिन बाद पापा ने आकर कहा, कल आशीष के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने। रेखा, तुम घर पर ही रहना। पर पापा, देखो रेखा, मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने घर की हो जाओ। तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे रूपा भी तो है। मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। आशीष अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। देखो बेटा, पढ़ा लिखा परिवार है, तुम्हें नौकरी करने की पूरी छूट रहेगी। पापा को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो। अतः मैंने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। जिस दिन आशीष अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए, उसी दिन मेरी और आशीष की सगाई तय हो गई और 4 महीने बाद ही शादी। सब कुछ इतना आनन फानन में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे आशीष मुझे भी पसंद आया। अब मेरे सपनों में था आशीष, और सिर्फ आशीष। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी रफा दफा हो गई थी। धीरे धीरे शादी की तारीख भी करीब आ गई। शादी की तैयारियां भी हो गई और आज मेरी शादी थी। सारे रस्मों और कस्मों को पूरा करके मैं आज आशीष की धर्मपत्नी बन गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और दुखी भी, क्योंकि मैं पापा और रूपा से दूर जो जा रही थी। ससुराल में कदम रखते ही जैसे लगा कि मैंने नया परिवार पा लिया। आशीष घर के बड़े बेटे थे और मैं बड़ी बहू। आशीष की एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। मेरे सास ससुर तो जैसे मेरे मम्मी पापा के समान थे। जैसे अपनों से विदाई लेकर अपने को ही घर ही आ गई। मेरा जो सास और ससुराल को लेकर भय था, वो सब तो ससुराल आकर ख़त्म हो गया। मेरा तो आशीष को देखकर दिन शुरू होता और ख़त्म भी। मैं आशीष की हर एक बात को मानती। मेरी सोच विचार सब पर आशीष का कब्जा था। शादी के 10 दिन बाद हम हनीमून मनाने चले गए। हनीमून से आने के बाद और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मैं ऑफिस जाने लगी। जॉब के साथ साथ मैंने गृहस्थी भी संभाली। मेरी सास बहुत अच्छी है, सीधी है, मगर मैं इसका फ़ायदा तो नहीं उठा सकती, इसलिए बहू के सारे धर्म मैंने निभाए। अब धीरे धीरे वक्त भी गुजरने लगा। मेरी ननद भी बीच बीच में अपने मायके आती और चली जाती। मैं इस बार गर्मियों में अपने मायके जाने वाली थी, सिर्फ 10 दिनों के लिए। मायके से जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा कि आशीष थोड़े खिंचे खिंचे से हैं। मैंने कारण जानना चाहा तो, क्या हुआ है? मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो और मेरी पत्नी बनकर इस घर को संभालो। तुम्हें अगर जो कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांगो, मगर तुम्हें मेरी कसम यह जॉब छोड़ दो। मैंने मौन धारण कर लिया। चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूँ? हाँ, तुम्हें तो बस अपनी ही करनी है। यह क्या बात हो गई कि जॉब छोड़ दो? अगले दिन से मैंने आशीष से बात करनी छोड़ दी। इतने दिनों के दौरान मैं समझ गई थी कि आशीष को काफ़ी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मन मोह लेती, तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना आशीष की आदत थी।
पति का बर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे। पर किससे कहती, क्या कहती? धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया कि आशीष जिद्दी, क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव वाला मनमौजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से आशीष की बुराइयों को अच्छाई में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास में मैं उलझती चली गई। आशीष से घर में सब डरते थे, सिर्फ देवर को छोड़कर। मैंने पति के जिद के आगे घुटने टेक दिए और मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसमें मेरी प्यारी दादी और पापा की मुख्य भूमिका थी। दादी कहती, अरे सासरे में औरतें कमाती अच्छी लगती हैं क्या? पापा कहते कि बेटा, पति की हर बातें मानना एक पत्नी का धर्म होता है। इसी बीच मेरी बहन रूपा की शादी हो गई। अब आशीष रोज अपना नया नया रूप दिखाता। मेरा समझाना आशीष को हमेशा उपदेश ही लगता। वो झल्लाकर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती। पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। शादी के 4 साल बाद भी मेरी गोद सूनी ही थी। अब देवर की भी शादी हो चुकी थी। देवरानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आशीष को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर चुप रहना ही मेरी नियति बन गई थी। पति की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। हर बात, हर चीज़ में मीन मेख निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर कहाँ? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। मैंने फैसला किया कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो मैं बच्चा गोद लूँगी। मैंने इसकी चर्चा आशीष से भी की तो वे भड़क गए कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मुझे एक बच्चा नहीं दे सकी और ऊपर से अंट शंट बातें करती है। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से इसी बात की चर्चा आशीष से की कि शायद अपना मन बदल लिए हों। हाँ हाँ, बड़ा पुण्य का काम है ना। न जात का पता रहेगा और न धर्म का। पता नहीं किसका पाप होगा। वो बिफर गया था आशीष मेरी गोद लेने की बात सुनकर। जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई थी उसने मुझे। और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज़ नहीं बना सकता। उस दिन मैं अजीब कश्मकश में थी। क्या पति नामक जीवक इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं? क्या गुस्सैल पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समंदर में गोते लगाना नहीं है? प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। पत्नी बनकर बहुत जी ली। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई स्थायी इंतज़ाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से काम चलाना होगा। मेरी सास ने भी मुझे नहीं रोका, क्योंकि वो भी इसमें मेरा साथ देना चाहती थी। मगर बेटे के मोह में वो कुछ कर नहीं पाई। मैं अपने पापा के घर लौट आई। पापा ने मुंह से एक शब्द भी ना निकाले। वो आशीष के बारे में सब कुछ जानते थे और वो अपनी बेटी को यूं मझदार में अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर बेटी की उन्होंने सिर्फ शादी की थी, बेची नहीं थी। हाँ, इससे दादी और चाचाओं को बड़ा नुकसान हुआ था कि मेरे होते हुए पापा अपनी संपत्ति की फूटी कौड़ी भी उन्हें नहीं देंगे। मैंने अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ली। मैंने और ना ही आशीष ने तलाक के लिए कोई अर्जी दी थी, इसीलिए हमारा तलाक नहीं हुआ था। हम सिर्फ अलग हुए थे। मैं अपने साथ साथ पापा का भी खूब ख्याल रखती थी। यहाँ आकर मैंने एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में जुट गई। वैसे हमारे यहाँ अनाथालय की कमी नहीं थी, फिर भी बच्चा ऐसे ही नहीं मिलता है। मेरे सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते। कारण था कि मेरा अकेला होना। अगर आशीष का थोड़ा भी साथ होता तो 50% बात तो बन ही जाती।
समय गुजरता गया। अब तो रूपा भी माँ बन चुकी थी। रूपा जब भी हमारे पास आती तो घर एकदम खिल जाता, मगर उसके जाने से ही घर एकदम से उदास हो जाता। इसी बीच एक दिन मुझे आशीष का फ़ोन आया। मैंने तो फ़ोन काट दिया, फिर भी जिद्दी आशीष बार बार फ़ोन कर रहा था। मैंने गुस्से से फ़ोन उठाया। क्या है? क्यों फ़ोन कर रहे हो? रोते हुए आशीष ने कहा, देखो रेखा, फ़ोन मत काटना। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो बात करने से पहले मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है रेखा। जैसा बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया है, प्लीज़ मुझे एक बार मिल लो। प्लीज़। आशीष की आवाज़ सुनकर रेखा तो काँप सी गई। उसने तो आशीष को पहले ही माफ़ कर दिया था। रेखा ने इन सब का एक ही जवाब दिया, ठीक है, घर आ जाओ, बात पापा के सामने होगी। अगले ही दिन आशीष मिठाई लेकर घर आया और घर में प्रवेश करते ही पापा को प्रणाम किया। फिर उसने अपनी बात जाहिर की। उसने कहा, रेखा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत का पता लगा। मैं जानता था कि तुम हमारे ही बारे में सोच रही थी। मैं कितना गलत था। मुझे तुम्हारी सारी बात मंजूर है। इन सालों में मैं तुम्हारे बिना अधूरा था रेखा, अधूरा। मैंने एक एनजीओ से बात की और अगले हफ्ते हमारी मीटिंग है वहाँ पर। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रेखा को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही आशीष है जिससे उसने शादी की थी। रेखा ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और आशीष रेखा के गले लगकर रोने लगा। अब रेखा वापस ससुराल आ गई। यहाँ देवर देवरानी तो अमेरिका चले गए थे। काफ़ी लंबी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद दोनों ने एक बच्चे को गोद लिया। आज पूरे 30 साल बीत चुके हैं। रेखा अपने भरे पूरे परिवार को देखकर अतीत में गुम हो गई। तभी अचानक बेटे की आवाज़ कानों में पड़ी, मम्मी, चाय ठंडी हो गई है। कहाँ खोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रुकिए। और आवाज़ लगाते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाया। यह वही बेटा था जिसको रेखा और आशीष ने गोद लिया था। तभी बहू आशिका मुस्कुराते हुए आई और चाय लेकर अंदर किचन में चली गई। बाहर बगीचे में आशीष निर्विकार भाव से अपनी पोती को खिलाते हुए निहार रहा था। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। सहसा उठकर वो अंदर चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।